उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक मिश्रा ऑफिशियल। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन हम उस समय काल को कहते हैं, उस समय काल के दौरान उठे आंदोलन को कहते हैं जब हमारे देश के अंदर क्या हुआ कि जागृति उत्पन्न हुई कि भाई ये अंग्रेज है ना बहुत ही बदतमीज है, इन्होंने हमारा शोषण कर रखा है और भाई अब तो इनको हर हाल में कैसे न कैसे बाहर निकालना है। तो उस समय जो मूवमेंट हमारा शुरू हुआ, उस समय जो हमारे अंदर एक चेतना जागी, उस आंदोलन का नाम राष्ट्रीय आंदोलन है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे जो कारण रहे, सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि आखिर वो कौन से थे भाई कारण कि हमारे अंदर इतनी आग अचानक से आ गई, क्योंकि इतने सालों से हमारे ऊपर बहुत सारे लोग शासन कर रहे थे, लेकिन तब तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। तब तो शुरू से देखिए कहाँ से गुलाम वंश आया है ना, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया और सैयद आया और लोधी आया, मुगल आए, सब आए, सबने राज करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन करा, कुछ किया, थोड़ा किया, हम कह रहे थोड़ा सा किया, इतना सा किया, लूटा, उन्होंने भी लूटा, इतना सा किया कंट्रीब्यूशन, लेकिन किया, उन्होंने शासन किया भारत में शासन करने के लिए, ठीक है। इनने यानी अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेज आए, यहाँ से ले जाते थे और वहां लंदन में छोड़ देते थे, यानी यहाँ से खींचते थे पैसा। क्या लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, है ना, तो यहाँ से खींचते थे पैसा और वहां ले जाते थे। एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है कि गंगा से जल सोख के और वहां टेम्स में निचोड़ देते थे, समझ रहे। तो ये होता था, तो इससे भाई बहुत इंडिया परेशान होने वाली बात है। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस सोने की चिड़िया के इन्होंने पंख काट दिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे अंदर जागृत हुआ और वहां से शुरुआत होती राष्ट्रीय आंदोलन की। और उसके आज हम जानेंगे कि आखिर प्रारंभिक विद्रोह जो हुआ उस समय उसके कारण क्या थे। तो उसके कारण अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे हमको 4 कारण सामने आते हैं। 4 कारण, पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण और चौथा यानी आर्थिक कारण। इन 4 ऐसे मेन ये रीजन थे जिनकी वजह से हम इंडियंस के अंदर, हम भारतीय के अंदर, अच्छा इंडिया शब्द भी एक चीज से हमको थोड़ा सा इत्तेफाक रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द क्यों रख रखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया दैट इज भारत, भाई भारत बढ़िया था ना। तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ऐसे 4 कारण थे जिनकी वजह से ये आंदोलन उभर के सामने आया। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सहायक संधि, जानते हैं आप, वेलेजरी लेके आया था। गोद प्रथा को समाप्त कर दिया गया, डलहौजी ने किया था। अवध के साथ धोखा हो गया। दत्तक प्रथा समाप्त हो गई, दत्तक प्रथा अभी मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, समाप्त हो गई। बहादुर शाह का अपमान हो गया और अफगानिस्तान में अंग्रेजों की हार हो गई। ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से इस मूवमेंट को हवा मिली और इस मूवमेंट को आगे बढ़ने में मदद मिली। इन राजनीतिक कारणों ने इसको बूस्ट किया, इसको पीछे से बूस्ट किया। सहायक संधि, सहायक संधि वेलेजली ने इसलिए लाई थी क्योंकि इससे वेलेजली को अपने जितना भी साम्राज्य था उसको विस्तार करने में बहुत ज्यादा, भाई मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मदद मिली। मतलब सेना भी अंग्रेजों की दूसरे राजा के वहां रखी जाएगी, उसका पालन पोषण वही राजा करेगा। मतलब जिस राजा के वहां तुम अपनी सेना रखते हो वही खिला रहा है, यानी अपनी सेना दूसरों के पैसे बढ़िया पल रही है, अपन को कोई टेंशन नहीं है। ये वेलेजली ने कहा था, ठीक। दूसरा, गोद प्रथा की समाप्ति कर दी। डलहौजी ने क्या करा कि ऐसा कोई अगर राजा है जिसके कोई भी बच्चे नहीं है, ऐसा कोई राजा है, ऐसी कोई शासन व्यवस्था कहीं की चल रही, किसी स्टेट की चल रही है जिसके उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है, तो वो गोद नहीं ले सकता है। अब भाई गोद नहीं ले सकता है तो उसका आगे शासन कैसे चलेगा। इंडिया में नॉर्मली ऐसा होता था कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान में होता था कि अगर मान लीजिए किसी राजा के लड़का नहीं है या पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है और वो चाहता है तो वो एक उचित अपना फैसला करके किसी का भी एक गोद ले सकता है बच्चा, ठीक है। और ठीक भी था, गोद ले लिया, वो उसी को उत्तराधिकारी बना देता था। लेकिन अब उसमें इन्होंने एक लूप होल देखा डलहौजी ने कि ऐसा करते हैं यार कि अगर इसके बच्चा नहीं तो ऐसा करते हैं कि तुम गोद ही नहीं ले सकते हो। अभी भी गोद नहीं ले सकता है तो इसे उत्तराधिकारी किसको बनाएगा। तो क्या होगा कि इसका जो राज्य होगा ना ये हम लोग अपने में मिला लेंगे, ये इन्होंने करा।
तो सब झांसी, उदयपुर, संभल और नागपुर, ये 4-5 ऐसे स्टेट थे जिनको गोद प्रथा को समाप्त करके डलहौजी ने अपने अंग्रेजों वाले शासन में मिला लिया। और इससे भाई बहुत गुस्सा होने लगा, पूरे देश में भड़का कि आप हमारे मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर उठा रखा। फिर आया अवध के साथ धोखा। अब अवध के जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेजों की शुरुआत में बड़ी मदद करी थी कि भाई ऐसा है, आप मैं कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी मदद और आप लोग विस्तार कर लो अपना साम्राज्य। अब इन्होंने क्या करा भाई, पहले तो शुरू में अवध वालों ने मदद करी, और भाई मदद कोई करता है तो उसको यही भरोसा होता है कि सामने वाला भी हमको थोड़ा सा देखेगा, थोड़ा हेल्प करेगा। लेकिन इन्होंने पीठ पीछे खंजर भोंक दिया। जब अंग्रेजों का साम्राज्य खूब विस्तृत हो गया, मतलब अवध की मदद से, अवध उस समय पावरफुल एक व्यवस्था थी, तो अवध की मदद से भाई इनका विस्तार हो गया, काफी विस्तार हो गया। तो इन्होंने क्या करा कि अवध को भी फिर अपने में शामिल कर लिया। अवध को, है ना, कुशासन के आधार पे आप पढ़ते होंगे, अवध को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और इस प्रकार से अवध के साथ धोखा कर लिया। यानी पहले अवध से ही मदद ली अपना साम्राज्य विस्तार करने में, जब खुद पावरफुल बन गए तो अवध को भी इन्होंने अपने में मिला लिया। फिर होता है दत्तक प्रथा की समाप्ति। दत्तक प्रथा क्या होती थी, यही से मैंने बताया ना आपको कि गोद कोई भी ले सकता था उस समय। तो अब गोद लेने के बाद वो बढ़िया से चला रहा है अगर, तो इन्होंने ये चेक करा कि कहाँ कहाँ ऐसे राज्य चल रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बच्चा गोद ले रखा है। तो बहुत सारे जगहों पे ऐसी चीज थी कि वहाँ पे जो राजा उस समय था वो दत्तक पुत्र था, वो उस समय पहले कभी गोद लिया गया होगा। तो उन्होंने क्या करा कि उनका राज्य हड़प के और उनकी पेंशन बंद कर दी। कहा तुम तो अधिकारी ही नहीं हो, ठीक है, क्योंकि तुम वैलिड नहीं हो, तुम वैलिड राजा नहीं हो। उनको पेंशन बंद कर दी उनकी, बड़ा असंतोष हुआ लोगों के बीच। फिर आया बहादुर साहब का अपमान। उस समय जो मुगल वंश के जो शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे, और उनको अंग्रेजों ने अपमानित करा और कहा कि लाल किले से आप निकल जाएंगे और आप कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहेंगे। ये अपमान करा, देश में बड़ी असंतोष, क्योंकि इनको लोग अपना राजा बनते थे। और तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, अफगान में अंग्रेजों की हार। अफगानिस्तान में उसी समय अंग्रेजों की हार भी हो गई थी। अब ये रीजन मिला भारतीय लोगों को कि भाई देखो, अंग्रेज जो है ना ये अपराजित तो नहीं है, यानी इनको हराया तो जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर हारे हैं तो हार तो इंडिया में भी सकते हैं भाई। तो ये भी एक कारण था जो हवा मिली राष्ट्रीय आंदोलन को उजागर होने में, राष्ट्रीय आंदोलन को सामने आने में और उसको पावरफुल बनाने में। दूसरा देखते हैं जो सामाजिक, इसके क्या कारण रहे। सामाजिक कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और ना आता हो कुछ भी, हमें प्यार निभाना आता है। लेकिन अंग्रेजों के बीच ऐसा नहीं था। अंग्रेज खुले आम काला गोरा का भेद करते थे, बोर्ड लगा देते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। समझ रहे हैं, इतना अपमानित करते थे इंडियंस को। इंडियंस और खुद के बीच एक बहुत बड़ा गैप बना लिए थे। इंडियंस को दरअसल मनुष्य समझते ही नहीं थे, वो जानवर के बराबर समझते थे। तो ये बहुत बड़ा रेसिज्म करते थे, रेसिस्ट थे, काला गोरा का भेद करते थे और इन भारतीयों को एकदम गुलाम समझते थे। ठीक है, वो गुलाम समझते थे, मतलब वो बताया ना मैंने, इंसान नहीं देखते थे, इंसानों के तौर पर देखते ही नहीं थे। वो समझते थे ये हमारे गुलाम है, मतलब इनको अपने बराबर में नहीं रखना है। ठीक है, भले ही तुम हमसे लूट के खा रहे हो तुम, लेकिन उन बराबर नहीं रखेंगे। रहन सहन, अब अंग्रेजों की जो वेस्टर्न कल्चर था और भारतीयों का जो ट्रेडिशनल अपना कल्चर था उसमें बहुत अंतर था। ठीक है, वो उनका जो वहाँ की सोसाइटी है वो उस हिसाब से यहाँ इंडिया में रहते थे, और भारतीय लोग अपने हिसाब से जैसे अपने घर में रहते आ रहे वैसे रहते थे। भारतीयों को बहुत अंतर लगता था कि ये कोई विदेशी जो है ये हमारे वहाँ हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। तो ये भी बहुत असंतुष्ट की भावना इंडियंस के अंदर, भारतीयों के अंदर आई। और सबसे बड़ा जो कारण ये हीन समझा जाता था, यानी वो यहाँ के लायक ही नहीं समझते थे यहाँ के लोगों को। तो ये कुछ सामाजिक कारण है कि जो भेद करते थे, गुलाम समझते थे, रहन सहन थोड़ा सा उनका अलग था और अपन लोग को बड़ा हीन समझते थे अंग्रेज। तो बता तो दिया, अभी हम लोगों से फाइनेंशियल भी अब पीछे हो गए। वो लोग लूट के इतना पैसा ले गए तब भी पीछे हो गए, सबका पता चलता है। फिर आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कारण था वो था योग्यता। अगर देखनी होती थी, योग्यता देखनी होती थी तो योग्यता में आप किसी की स्किल्स के बेस पे उनको नहीं परखा जाता था।
आप इंडियंस हैं, आप कितने भी स्किलफुल हो, कितनी भी आपके अंदर योग्यता हो, आपको कोई भी ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा। ऊंचा पद सिर्फ उनको दिया जाएगा जो क्रिश्चियंस हैं, जो अंग्रेज हैं, जो ईसाई हैं, उनको दिया जाएगा। यानी योग्यता में जो है ना, योग्यता की जगह धर्म को पदोन्नति दी जाती थी। अगर आपको प्रमोशन करना है तो आपको पहले तो ईसाई धर्म आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं तब तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा, बढ़िया सैलरी दी जाएगी, वरना आप वहीं घिसी पिटी वाले पद पे एकदम नीचे जियो मरो और उनसे कोई मतलब नहीं है, पैसा भी तरह सा मिलेगा, काम बहुत करवाते थे। फिर आता था भारतीय धर्मों का अनादर। वो जो समझते थे ना, वो सिर्फ ईसाइयों का सबसे ऊपर समझते थे। ईसाइयों का सबसे ऊपर टॉप क्लास यहाँ पे, और इंडियन उनके लिए कहीं यहाँ पे नीचे हुआ करते थे। और इंडियन में जितने भी धर्म होते थे वो भी उनके लिए इसी लेवल पे थे, अपने आप को बिल्कुल सातवें आसमान पे समझते थे। ये बहुत बड़ा रीजन था, ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि भारतीयों के अंदर बहुत गुस्सा फूटा कि देख लेंगे बेटा तुमको। तो भारतीय धर्मों का अनादर, बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिमों क्या मतलब है, अंग्रेज तो नहीं हो ना, ऐसे कह देते थे और बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते। ईसाई धर्म का प्रचार, उनके पास तो पैसा था ही, बहुत पैसा था। आया कहाँ से, अपन लोग को लूटा, भिखारी थे ना, अपन लोग को लूट के लेके गए, है ना। और उसी पैसे से वहां से आते थे उनके धर्मगुरु और यहाँ पे प्रचार करते थे। इवन पता है क्या आपको, इवन इतना करते थे कि जो सैनिकों के कैंप होते ना, कैंप सैनिक जहाँ पे इंडियन सैनिक भर्ती हो जाते थे। अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई क्यों भर्ती हो जाते, क्योंकि वो सबसे बड़ा वहाँ पे रोजगार का सबसे बड़ा वही साधन था कि आप आर्मी में ही सबसे ज्यादा मात्रा में काम कर सकते हैं, बढ़िया पूरे सैनिक चले जाते थे। तो वो भी एक उनका साधन हो जाता था इंडियंस को, क्योंकि उनके उद्योग धंधे तो खर्च ही कर दिए, सब खत्म कर दिए, अभी आपको आगे बताएंगे। तो वहां पे पूरे कैंप को ईसाई धर्म के वो आके गुरु और वहां पे चेंज करवाते थे, जो रिलीजन जो होता है उनका परिवर्तन करवा देते थे। तो ये जब हुआ, देखा ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमारा तो भाई हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा फूटा भारतीयों के अंदर। और इसके बाद जो हम आखिरी कारण देखते हैं वो है आर्थिक कारण, कि ऐसा कौन सा आर्थिक कारण था जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन जागृत हुआ और आखिरी में 1857 की क्रांति हुई, जो कि गौरवपूर्ण क्रांति थी। तो आर्थिक जो हुई, आर्थिक कारण ये रहे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले हमको कमजोर करना शुरू किया। कमजोर करने का उनके पास ये साधन था कि उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल उद्योग धंधे चले आ रहे हैं उनको उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब पहले जो सोसाइटी हुआ करती थी वो अपने गांव के गांव एक कंप्लीट इकोनॉमी होती थी, गांव के गांव पूरे कंप्लीट इकोनॉमी। गांव में ही आपको मोची मिलेगा, गांव में धोबी मिलेगा, गांव में किसान मिलेंगे, गांव में ही आपको खाना बनाने वाला मिलेगा, गांव में ही फसल उगाने वाला है, गांव में ही लोहार भी, वो लोहे के सब चीजें बना देगा आपको, गांव में ही वो जो बुनकर होता है वो भी मिलेगा। हर चीज गांव में, आपको शहर नहीं जाने पड़ता था। यानी आपकी उपयोग की हर एक चीज आपके गांव में मिल जाया करती थी, हर एक। और सारे परिवार एक दूसरे पे आश्रित हुआ करते थे, किसी को किसी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसी पे कुठाराघात करा, इसी पे आघात करा कि सबके उद्योग धंधे नष्ट कर दो। तो इन्होंने बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया, जितने भी कुटीर उद्योग चला करते थे, और सबको खत्म कर दिया, क्रमशः खत्म कर दिया। और इससे क्या हुआ, और वो लोग अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना के और इनको बिल्कुल बंद करके, फिर इनके पास मजबूरी होती थी कि ये बेचारे क्या करें, तो ये उनके पास वहीं पे काम करने जाते थे, उन फैक्ट्रीज में काम करने जाते थे। खुद के उद्योग बंद करवा दिए, खुद के भारतीयों के उद्योग बंद करवा के अपने उद्योग करवाते थे इन लोगों से, और इनको पैसे बहुत कम देते थे, पैसे कम कर देते थे और काम ज्यादा करवाते थे। तो ये भी एक रीजन था कि अधिक श्रम करवाते थे और कम पारिश्रमिक देते थे, यानी पैसा कम देते थे, काम बहुत करवाते थे। शिफ्ट चल रही है 12-14 घंटा, पैसे मिलने वाले नहीं है, पैसा पूछ लिया तो चाबुक मिलता था। तो बहुत गुस्सा आता था इस वजह से इन सब लोगों को। फिर हुआ कि अपने उद्योग विकसित कर लिए। भाई श्रम मतलब हमारा लग रहा है, हमारे लोग लग रहे हैं, इन भारतीयों की मेहनत लग रही है, और डेवलपमेंट वो खुद का करवाते थे। तो ये कुछ आर्थिक कारण हो गए जिसमें भारतीयों को पूरा कंगाल करके रख दिया, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, और धार्मिक तौर पे भी, और आर्थिक तौर पे भी। तो आज हमने ये देखा कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे कौन से वो कारण थे। ये आपके यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी एसएससी और रेलवे सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने पेट में देखा होगा, अलग से दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन। इसको मैं क्रमशः अभी अगले लेक्चर्स में जारी करूंगा। इसके अंदर और भी आने वाले टॉपिक्स को मैं, जो और छोटे छोटे इसके अंदर आंदोलन आए और कैसे क्रांति की शुरुआत हुई, रीजन तो उसके पीछे ये रहे जहाँ से
वो कहीं ना कहीं शुरुआत होना शुरू हुई, लेकिन ऐसे कौन से रीजन, इंस्टेंट रीजन थे, है ना, कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू।